पर्टिकुलर एक बच्चा है जो आईआईटी से बीटेक किए हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एक अच्छी जॉब नहीं लग रही। उसके बाद भी उनको बहुत अच्छी कंपनी ने जॉब ऑफर किया है। उसका रीज़न क्या है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को जैसे आपने देखा होगा कि पहले विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा जोर था और अभी सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आपने अक्सर इस तरह की न्यूज़ सुनी होगी कि पर्टिकुलर एक बच्चा है जो आईआईटी से बीटेक किए हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एक अच्छी जॉब नहीं लग रही। आपने कभी कभी ऐसा भी सुना होगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज से पास आउट हैं, उसके बाद भी उनको बहुत अच्छी कंपनी ने जॉब ऑफर किया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है स्किल होना। उन्होंने अपने अंदर एक पर्टिकुलर तरीके की स्किल डेवलप कर ली। और आजकल जो एम्प्लॉयर होते हैं वो स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आप रियल वर्ल्ड में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन और स्किल को कंपेयर करें, ठीक है, अगर आपके पास में कोई डिग्री है तो डिग्री से आपको थोड़ी नॉलेज मिलती है, आप क्वालिफाइड हैं, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर सक्सेस दिलाने के लिए स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अभी कौन कौन सी स्किल हम में चाहिए ताकि हम रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल बन पाएँ? तो ध्यान रखिए कि कुछ स्किल तो कॉमन होती है जो सभी ब्रांच के बच्चों को चाहिए होती है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो, थोड़ा बहुत कोडिंग का स्किल हो, टीम वर्क में माहिर हो। लेकिन कुछ स्किल ऐसे भी हैं जो पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चों को सूट करती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है। अगर आप अभी स्टार्टिंग में हैं, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, तो अभी से इस तरह की स्किल को आप डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आ गए उनको भी ये अपनी स्किल डेवलप करना चाहिए। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो ना सिर्फ ये आपको जॉब के अंदर हेल्प करेगा, यानी आपका जॉब जल्दी लगेगा, बल्कि जॉब में आने के बाद भी ये आपको दूसरों लोगों से एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए कि कौन कौन सी स्किल मस्ट होनी चाहिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा पिक्चर लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब क्या होता है? ठीक है, मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हम लोग पावर इंजीनियर भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है। हालांकि पावर सिस्टम हमारा बहुत पहले वाला पार्ट है, बट उस पावर सिस्टम में अब नए नए इनोवेशन आते जा रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर हम नए डिजिटल वर्ल्ड और इनोवेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फ्यूचर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पहचान है। पावर सिस्टम की नॉलेज हो, डिजिटल की नॉलेज हो, सस्टेनेबिलिटी की नॉलेज हो, और नया नया इस फील्ड में क्या क्या इनोवेशन आ रहा है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कुछ सेक्टर देखें जो आगे की यानी फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ की जिनकी संभावना है, तो पहला आपको नज़र आता है रीन्यूएबल एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो नो डाउट इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी ये ग्रोइंग स्टेज पर है। इससे पहले हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते थे इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेट करने के लिए, लेकिन वो ग्रीन पावर नहीं है। अभी हमारा फोकस है ग्रीन पावर की तरफ। ग्रीन पावर का मतलब है आप इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाए और पॉल्यूशन भी हमारा कम हो। तो हमने बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढ निकाले हैं, और अभी इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा जोर था और अभी सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का जोर है। अगर आप देखेंगे तो मेनली फोकस हमारा भी सोलर और विंड एनर्जी की तरफ है, और कुछ टाइम के बाद हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज से जो पावर जनरेशन है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के पावर जनरेशन से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोलर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी और भी सोर्सेज हैं, बायोमास है, जियोथर्मल पावर प्लांट है, बट मेनली जो अभी हमारा फोकस है वो सोलर और विंड एनर्जी की तरफ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सबके मुंह से आपने ये नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज ए फ्यूचर। ऐसा लगता है कि 25-30 साल के बाद जितने भी हमारे पेट्रोल और डीजल के व्हीकल हैं दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर अभी इतने जॉब्स क्रिएट नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसके अंदर बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी है जॉब के क्रिएट होने की। तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जितनी नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं आप इसको गैदर करिए।
नेक्स्ट आता है हमारा स्मार्ट ग्रिड। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड अभी भी हमारा ग्रिड है, नो डाउट। हमने पूरे इंडिया को करीब 5 जोन में डिवाइड कर रखा है और ये जोन आपस में कनेक्टेड है, यानी अभी भी हमारे पास में एक नेशनल ग्रिड है। स्मार्ट ग्रिड का मतलब होता है जहां पर टू वे कम्युनिकेशन हो। अभी हमारा वन वे कम्युनिकेशन है, अब टू वे कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि आपके घरों के में भी अब कुछ स्मार्ट मीटर लगने स्टार्ट हो गए हैं। ये स्मार्ट मीटर क्या करता है, रियल टाइम बेसिस पर डेटा सेंड करता है। ठीक है, यानी कितनी रियल पावर आ रही है, कितनी रिएक्टिव पावर आ रही है, अब इस टाइम पे पावर फैक्टर क्या है, रियल टाइम का डेटा जाता है और स्केडा सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करके उस रियल डेटा को एनालिसिस करके हम लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट ग्रिड फ्यूचर है। आपको अगर पावर सिस्टम में फील्ड में जाना है तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाद है ऑटोमेशन और एआई। सबको पता है एआई इज़ ए फ्यूचर। अभी तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इसके ऊपर जोर दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है ना, वो सभी सेक्टर पर है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे मैकेनिकल सेक्टर हो, चाहे केमिकल सेक्टर हो। हर फील्ड के अंदर फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ फील्ड बताए हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये बिग पिक्चर है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रॉन्ग कोर फाउंडेशन, पावर सिस्टम एक्सपर्टीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मेन मतलब ही होता है पावर इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल के पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। तो पावर सिस्टम के अंदर आपको एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। पावर सिस्टम की स्टडी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आप तीनों सेक्टर के अंदर अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर में भी जॉब अवेलेबल है, जनरेशन में भी जॉब अवेलेबल है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी आ गई हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये ऑलरेडी थी। प्रोटेक्शन एंड द रिले। आपने देखा होगा कि पावर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा सब स्टेशन। हर 200-300 किलोमीटर के बाद हमें एक सब स्टेशन लगाना पड़ता है। सब स्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर के अलावा बहुत सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जैसे रिले है, सर्किट ब्रेकर है, रिएक्टर है, सीटी है, पीटी है। इनकी वर्किंग आपको आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो रिले की वर्किंग, रिले की टेस्टिंग कैसे करते हैं, अगर आपने इसके ऊपर अपनी कमांड कर ली तो एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएंगे। तो प्रोटेक्शन वाले पार्ट के ऊपर, प्रोटेक्शन और रिले वाले पार्ट के ऊपर आपका कमांड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोड फ्लो और फॉल्ट एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। देखिए, दोनों में अंतर क्या है कि लोड फ्लो नॉर्मल टाइम पर हम पावर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। अगर हमें एक नए एरिया के अंदर पावर सिस्टम डेवलप करना है या किसी ऑलरेडी एरिया जिसमें पहले से पावर सिस्टम है उसको हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस इसकी नीड होती रहती है। तो आपको लोड फ्लो करना आना चाहिए। फॉल्ट एनालिसिस का मतलब है जब हमारा पावर सिस्टम एबनॉर्मल कंडीशन पे काम कर रहा है, तब उसमें कितना फॉल्ट करंट फ्लो होगा जब कोई पर्टिकुलर नेचर का फॉल्ट होगा। इससे क्या होता है, हम सर्किट ब्रेकर और रिले की रेटिंग निकालते हैं। तो सर्किट ब्रेकर और रिले की रेटिंग निकालने के लिए आपको फॉल्ट एनालिसिस करना आना चाहिए, यानी पर्टिकुलर फॉल्ट होने पर कितना फॉल्ट करंट या कितना फॉल्ट एमवीए सिस्टम के अंदर होगा। ग्रिड मैंने आपको बताया था, हमारा भी नेशनल ग्रिड है। नेशनल ग्रिड को हमने 5 रीजनल ग्रिड में डिवाइड कर रखा है और ग्रिड को मैनेज करना एक हरक्यूलस टास्क है। जब आप रियल लाइफ में जॉब पर जाएंगे तब रियल में आपको पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है ये इतना आसान नहीं है, कितनी तरह से ये इसको मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली नॉर्मल कमोडिटी और इलेक्ट्रिकल में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल कमोडिटी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो आपने स्टोर करके रख लिया, जब भी यूज़ आया आपने इसको यूज़ कर लिया। बट यहाँ पर जितनी डिमांड है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी आपको रियल टाइम पे जनरेट करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही हरक्यूलस टास्क है। ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता। ध्यान रखिए, पावर सिस्टम एक टैगलाइन मैंने बताई है, पावर सिस्टम रिमेन द बैकबोन ऑफ एवरी नेशन। हर नेशन का ये बैकबोन है पावर सिस्टम। इवन हमारा कंट्री कितना डेवलप है ये हम लोग इस बात से निकालते हैं कि पर एनर्जी, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन उस कंट्री में कितना है। इसके बाद हम फोकस करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी स्किल पर, जो मैंने आपको बताया था कि अब हमारा गवर्नमेंट का फोकस कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी बनाना नहीं है, बल्कि नॉन कन्वेंशनल या रीन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी बनाना है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है और इससे अगर हम लोग पावर बनाते हैं
तो इसमें हमारा पॉल्यूशन कम होता है। और मेनली हमारा फोकस है सोलर के अंदर और विंड एनर्जी में। तो आपको यहाँ पर मास्टरी करनी है सोलर पीवी सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, फोटोवोल्टेइक सिस्टम सोलर का जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर आपको मास्टरी होनी चाहिए। विंड पावर प्लांट का जो एनर्जी सिस्टम है उसके बारे में आपको आना चाहिए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS। देखिए पहले क्या होता था, हम लोग जब सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि सोलर पावर हम खाली डे टाइम पे जनरेट कर सकते हैं क्योंकि रात के टाइम पे सूरज नहीं निकलता है। तो क्या होता है, जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, मतलब आपको जब चाहे आपको पावर दे नहीं सकते, इसलिए हमें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है। उसका हमने एक BESS को यूज़ करके इस नेगेटिविटी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। BESS का मतलब है जैसे आपने एक सोलर पावर प्लांट बनाया, उसके साथ आपने एक एनर्जी का सिस्टम बना दिया, यानी आपने बैटरी लगा दी। तो डे टाइम पर जब हमारा पावर जनरेट हो रही है, बैटरी उसको स्टोर कर रहा है और उस बैटरी से हम लोग नाइट टाइम पर भी पावर ले सकते हैं। अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान के अंदर एक BESS का टेंडर हुआ था। उसके बाद पता लगा कि हमारा टोटल मतलब सोलर एनर्जी का जनरेशन प्लस BESS का कॉस्ट भी अगर मैं मिला दूँ, तब भी हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट आ रहा था वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से कम आ रहा था। ठीक है, इसके बाद ग्रिड के इंटीग्रेशन में जब आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो इसको हम लोग हमारे बाकी ग्रिड के साथ में कैसे इंटीग्रेट करें, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट एरिया जो मैंने आपको बताया था EV और चार्जिंग से रिलेटेड आपको एक स्किल डेवलप करनी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम लोग कौन से मोटर यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है, और उसका ड्राइव सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको आना चाहिए। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये बैकबोन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, ठीक है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है EV का वो हमारा बैटरी है, सबसे कॉस्टली भी है। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर इसके ऊपर हमने कमांड कर ली तो आगे जितनी जल्दी इसके ऊपर हमने कमांड कर ली उतनी ही जल्दी हमारा EV बाकी कन्वेंशनल व्हीकल को रिप्लेस कर देगा। फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, नो डाउट हम लोग अभी धीरे धीरे इसके ऊपर और ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहले से भी हमने फास्ट चार्जिंग डेवलप कर ली है, बट फ्यूचर के अंदर ये माना जा रहा है कि कैसे हम लोग 10-15 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी बैटरी को चार्ज कर पाएँ। तो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है, वो आपको आना चाहिए। नो डाउट इन सब के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा यूज़ में आता है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यानी इसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। टैग लाइन मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग इलेक्ट्रिक। 20-30 साल के अंदर हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, इवन पूरा वर्ल्ड वाइड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पेट्रोल और डीजल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोमेशन एंड द कंट्रोल। ध्यान देखिए, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल खाली इलेक्ट्रिकल में ही नहीं, इवन जितनी भी इंजीनियरिंग है सब के अंदर ये काम में आता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्किल के बारे में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले होता है हमारा PLC एंड द स्केडा, सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर के बारे में हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने सुना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब स्मार्ट ग्रिड की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगाना स्टार्ट कर दिया। स्मार्ट मीटर से हमारा रियल टाइम पे डेटा जाता है स्केडा सॉफ्टवेयर पर और उसको ये प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो स्केडा के ऊपर आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्मार्ट मीटर और स्मार्ट ग्रिड का एक मेन पार्ट है। कंट्रोल सिस्टम किसी भी ब्रांच के अंदर चाहिए, किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल IIoT की अगर आप बात सुनोगे तो आपको सेंसर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेंसर और डिफरेंट इक्विपमेंट हमारे कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें रियल टाइम पे डेटा मिलता रहता है और रियल टाइम पे डेटा मिलने पर किसी भी इक्विपमेंट के फेल होने से पहले ही हमें पता लग जाता है, ठीक है। रोबोटिक्स का बेसिक, रोबोट, ठीक है। कंप्यूटर के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है रोबोट। आप देख रहे हैं अब घरों के अंदर छोटे छोटे रोबोट्स आ गए हैं, मतलब हमने रोबोट्स को यूज़ करना इवन घरों में भी स्टार्ट कर दिया है। इंडस्ट्री में तब लोग यूज़ कर ही रहे थे। तो रोबोटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्मार्ट फैक्ट्री नीड स्मार्ट इंजीनियर, यानी आजकल आपको स्मार्ट इंजीनियर की ज़रूरत है हर स्मार्ट कंपनी को। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल एंड AI स्किल। AI स्किल हर फील्ड में ज़रूरी है। हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंटर होना स्वाभाविक है।
आपको यहाँ पर पाइथन की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप नो डाउट जब बीटेक करते हैं तो ऑलमोस्ट सब बच्चा सीख जाता है। डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। कोई भी चीज़, चाहे पावर से रिलेटेड डेटा हो, चाहे मशीन से रिलेटेड डेटा हो, जितनी जल्दी डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, उतनी जल्दी आप पता लगा पाओगे कि इक्विपमेंट में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इवन इक्विपमेंट में प्रॉब्लम होने से पहले ही अगर हमें पता लग जाए तो इक्विपमेंट के फेलियर होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए हम लोग एआई को यूज़ कर सकते हैं। पहले अगर डेटा मिल रहा है सेंसर्स के थ्रू, हम पहले से ही उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि इक्विपमेंट के फेल होने से पहले ही हम उसको देख लें और उसको सही कर लें। सिग्नल प्रोसेसिंग आपको आना चाहिए। इंजीनियर हु अंडरस्टैंड डेटा विल लीड, ये हमारा टैगलाइन है आज की डेट में। जो इंजीनियर डेटा को एनालाइज करना जानेगा, आगे की लाइफ में वही इंजीनियर लीड करेगा। चलिए, सॉफ्टवेयर टूल प्रोफिशिएंसी। देखिए, बिना सॉफ्टवेयर के आजकल कुछ भी नहीं है, और मैंने देखा है कि आजकल कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पर आते आते वो कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देता है। बहुत से बच्चे इस कोडिंग वाले फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस कोडिंग वाली फील्ड में जाना चाहते हैं। बट ध्यान रखिए कि अगर आपको कोडिंग स्किल आती है, उसके साथ साथ आपको अगर कोर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, तब भी आप उस कोडिंग को ढंग से यूज़ कर सकते हैं। यानी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड है, उसके बाद कैसे उसको प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, तब आप एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। सबको पता है आजकल मैटलैब और सिमुलिंक आपको आना चाहिए। ई टैप और पी एस कैड, ये दो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हैं। ये हमारा स्टेडी स्टेट टाइम पर पावर सिस्टम को एनालाइज करता है, और पी एस कैड ये ट्रांजिएंट टाइम पर पावर सिस्टम को एनालाइज करता है। इलेक्ट्रिकल का ऑटोकेड प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। पाइथन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाइथन भी आपको आनी चाहिए। टैगलाइन आप देखेंगे, सिमुलेशन सेव कॉस्ट एंड द टाइम, यानी फ्यूचर इसका है। जिसको भी सिमुलेशन करना आता है, सिमुलेशन करने से क्या होता है, टाइम की सेविंग होती है, इसके साथ साथ कॉस्ट की भी सेविंग होती है। पावर सिस्टम के बाद एक नया फील्ड जो हमारा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप रीड करोगे तो आप कन्वर्टर के बारे में पढ़ते हो, इन्वर्टर के बारे में पढ़ते हो, एसी पावर को डीसी पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी पावर को एसी पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एचवीडीसी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, कन्वर्टर इन्वर्टर दोनों यूज़ करते हैं। पहले हम लोग मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल मेथड यूज़ करते थे, लेकिन अब जो भी मेथड यूज़ करते हैं सब ड्राइव वाला मेथड होता है। यानी थायरिस्टर को यूज़ करके हम लोग आजकल मोटर को स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर आपको ड्राइव देखने को मिलेगा। माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइव्स को कंट्रोल करने के लिए। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज़ है वो हमारा ईवी में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के अंदर भी है, इवन हर जगह में। क्योंकि ये जो भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, ये एक स्टैटिक स्विच की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो इसका सब जगह हमें यूज़ देखने को मिलेगा। इसके बाद में आ रहा हूँ सॉफ्ट स्किल, जो आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अभी तक जो मैं स्किल के बारे में डिस्कस कर रहा था, वो मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए होना ही ज़रूरी है। बट ये वाली स्किल अगर आपके अंदर है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, सिविल हो, सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, बैठे बैठे काम करते रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, तो आपके बॉस को पता भी नहीं लगता कि आप ये काम आप कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है। तो कम्युनिकेशन सबसे की है, कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए अपने सीनियर से, अपने पीयर से। ठीक है, इनसे कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, या अगर कोई सीनियर आपको बता रहे कैसे काम करना है, तो उससे आप कैसे डिस्कस करें। ठीक है, उससे आप आर्ग्यू नहीं करें, बट कैसे आप अपनी नॉलेज को उसके सामने रख सकते हैं, वो आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन स्किल के ग्रो होना बहुत ही मुश्किल टास्क है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो।
नेक्स्ट है हमारा टीम वर्क। ठीक है, इंजीनियरिंग बेसिकली टीम वर्क ही होता है, मतलब एक आदमी से कुछ काम नहीं होता। अगर मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूँ, लेकिन अकेला मैं सब काम नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली जॉब को, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो जॉब होते हैं, डिफरेंट जॉब को आप डिवाइड करते हैं अलग अलग लोगों के अंदर, फिर उनसे आपको काम करवाना आना चाहिए। ठीक है, तो टीम से काम करवाना एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि हर आदमी का अपना अलग अलग नेचर होता है। उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे समझाना है, उससे कैसे आउटपुट लेना है, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो टीम स्प्रिट होना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ आप अकेले कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है तो आपकी सक्सेस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आप डील कर रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उस पूरे प्रोजेक्ट को एक टाइम लाइन के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, कैसे उस प्रोजेक्ट को आप अलग अलग छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करिए और डिफरेंट लोगों से आप काम करवाइए, उनसे आप टाइमली आउटपुट लें। ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी जब काम करते हैं तो बीच बीच में प्रॉब्लम तो आती है। ठीक है, प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, वो आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ज़िंदगी में आई नहीं। ठीक है, काम करते वक्त भी आएगी, ज़िंदगी में हर बार प्रॉब्लम आती है। बट प्रॉब्लम अगर आ गई तो उससे घबराना नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे करना है, ठीक है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वो आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम आते ही घबराने की बजाय उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो आपको आना चाहिए। तो अगर आप में दोनों तरह की स्किल है, आप में टेक्निकल स्किल है, आप में सॉफ्ट स्किल है, यानी कम्युनिकेशन आता है, टीम वर्क वगैरह आता है, ठीक है, तो सोने पे सुहागा है, यानी ये आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देगा। दोनों स्किल आप, नो डाउट, आप ध्यान रखिए, स्किल ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ बुक पढ़ना स्टार्ट किया और आपने स्किल डेवलप कर ली। ठीक है, नॉलेज तो आप एक बुक पढ़ के कर सकते हैं, स्किल को डेवलप में टाइम लगता है, ये इमीडिएट नहीं आता, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको अपने नेचर को चेंज करना पड़ता है, धीरे धीरे एक एक चीज़ हमें चेंज सीखनी पड़ती है, धीरे धीरे आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ आप किसी बुक से नहीं सीख सकते, अपने अंदर आपको चेंज लाना पड़ेगा। आपको हर दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आज मैंने क्या चेंज किया, एक महीने के अंदर मेरे के अंदर कितना चेंज आया है, क्या मैं सॉफ्ट स्किल अपनी डेवलप कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। स्पेशली वो बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, यानी ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अंदर ये सॉफ्ट स्किल की कमी मैंने देखने को मिली है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, उसके मदर फादर इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो अपने घर में इतनी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को सीखने में। बट नो डाउट, इवन आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपने ठान लिया कि मैं कोई चीज़ सीखनी है, तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, जो आप, अगर आप मेरी बात मानते हैं और इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। ठीक है, आपको सीखने में टाइम लगेगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बट फिर रियल लाइफ में जब जाओगे तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। थैंक यू एवरीवन।